हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को, और आज की क्लास से हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 25, जिसका नाम है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। यानी कि आज की क्लास में इस चैप्टर का पहला भाग होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, परंतु इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु उपलब्ध साधन सीमित होते हैं। मतलब मनुष्य यानी कि हम लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, अनलिमिटेड है, लेकिन इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सामने जो साधन उपलब्ध है वो सीमित है, लिमिटेड है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य को विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं दैनिक लेवल पे। आगे देखते हैं, व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले इन्हीं कार्यों को मानवीय क्रियाएं कहा जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी काम करते हैं उसे मानवीय क्रियाएं कहा जाता है। अब इन मानवीय क्रियाओं को अर्थशास्त्र के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है, एक है आर्थिक क्रियाएं और एक है अनार्थिक क्रियाएं। हमें मुख्य रूप से इन आर्थिक क्रियाओं को समझना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें हम अनार्थिक क्रियाएं की भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। मनुष्य द्वारा संपन्न की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे काम करता है, जिसे मानवीय क्रियाएं कहा जाता है। अब मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक है आर्थिक क्रिया, एक है अनार्थिक क्रियाएं। तो इन आर्थिक क्रियाओं को अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। आने वाली स्लाइड में हमें और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में समझने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। मनुष्य द्वारा की जाने वाली वह क्रियाएं जिनका मुद्रा के रूप में मापन संभव है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। मनुष्य जो काम करता है और अगर उस काम को आप पैसे से नाप सकते हो, अगर उससे पैसा मिलता हो, तो उसे आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे कि किसान खेती करता है, फसल उगाता है, फसल को बेचकर वो पैसा कमाता है, तो ये क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया हो जाएगा। जैसे कि श्रमिक द्वारा उद्योगों में सेवा देना, मजदूर लोग, श्रमिक लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है, तो ये काम भी क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रिया कहलाएगा। जैसे कि अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाना, अध्यापक पढ़ाता है, बदले में उसे सैलरी, पैसा मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया हो जाएगा। कर्मचारी द्वारा कार्यालय में कार्य करना, यानी कि वो सभी काम जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है, जिससे पैसा कमाया जा सकता है, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और इन आर्थिक क्रियाओं को करता क्यों है? अपना जीवन चलाने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए। प्रमुख आर्थिक क्रियाओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। अब आर्थिक क्रियाओं को भी हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहला है उत्पादन। समझते हैं इसको। कच्चे माल का निर्मित माल में रूपांतरण, जिससे आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, उत्पादन कहलाता है। मतलब कि जैसे कि हमारे पास खेती में कपास उगा, रुई उगी। अब इस रुई से यदि आप कपड़ा बनाते हो, क्योंकि कपड़ा हमारे पहनने के काम आएगा, बेडशीट बिछाने के काम आएगा, खिड़की पे लगाने के पर्दे के रूप में काम आएगा, तो कपड़ा बनाया जाना कपास से, रुई से क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। मतलब कच्चे माल का निर्मित माल में रूपांतरण, रुई का कपड़े में रूपांतरण, जिससे आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, वो उत्पादन कहलाता है। लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने वाला उत्पादक कहलाता है। अब जिस व्यक्ति ने या जिस फैक्ट्री ने इस रुई से कपड़ा बनाया, वो क्या कहलाएगा? वो उत्पादक कहलाएगा। उत्पादन करने वाला क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं, किसान द्वारा खेती करना, किसान द्वारा खेती करना। यहां पर किसान क्या है? किसान ये काम कर रहा है, कुछ पैदा कर रहा है, तो वो उत्पादक हो जाएगा। तो किसान क्या है? उत्पादक है। और खेती का कार्य क्या है? ये उत्पादन है। जो काम किया जा रहा है वो उत्पादन है, और जो काम कर रहा है वो उत्पादक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है उपभोग। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। जैसे कि हमें अपना तन ढकने के लिए या सर्दी से बचाव के लिए कपड़ा पहनना पड़ेगा, तो ये जो कपड़ा बना है, रुई से कपड़ा बना है, इसको हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा? उपभोग कहा जाएगा।
वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। जिस व्यक्ति ने इस कपड़े को पहना वो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, मोहन द्वारा लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका और पेन खरीदना। मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसने लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी खरीदी और पेन खरीदा, तो मोहन क्या हो जाएगा? मोहन ने चूंकि ये चीज खरीदी है तो वो उपभोक्ता कहलाएगा, और ये उत्तर पुस्तिका और पेन को खरीदना क्या कहलाएगा? उपभोग कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, विनिमय। तीसरा है विनिमय। व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए स्वयं द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे व्यक्तियों को देकर बदले में दूसरे के द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करना विनिमय कहलाता है। जैसे कि मैंने किसी से यह कपड़ा खरीदा है मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अब बदले में मैं उसे कुछ दूंगा। आज के जमाने में जनरली पैसे का आदान प्रदान किया जाता है, वस्तुएं खरीदते हैं और बदले में पैसा दिया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? विनिमय। मतलब कि व्यक्ति ने कोई चीज बनाई, व्यक्ति ने माना कि जिसने कपड़ा बनाया उसने अपने द्वारा बनाया गया कपड़ा मुझे बेचा और बदले में मैंने उसे पैसा दिया, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? विनिमय कहलाती है। क्या कहलाती है क्रिया? विनिमय कहलाती है। अन्य शब्दों में, यदि आसान शब्दों में इसे देखा जाए तो उपभोक्ता और उत्पादक द्वारा बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का किया गया क्रय विक्रय विनिमय कहलाता है। मार्केट में जो भी काम हो रहा होता है, बाजार में जो भी काम हो रहा होता है, उसे विनिमय कहा जाता है। दुकानदार आपको चीज देगा और बदले में वो पैसे लेगा, इसे क्या कहा जाता है? विनिमय कहा जाता है। और उदाहरण समझते हैं, जैसे कि कर्मचारी। कर्मचारी कंपनी में काम करता है, माना कि कोई व्यक्ति है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसे काम के बदले, सेवा के बदले कंपनी से वेतन मिलता है, यह क्या काम हो गया? विनिमय हो गया। इसी प्रकार उपभोक्ता द्वारा बाजार से गेहूं खरीदना, कोई व्यक्ति है बाजार से गेहूं खरीद रहा है और बदले में उसकी कीमत का भुगतान करना, यह चीज क्या कहलाएगी? विनिमय कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, चौथा है वितरण। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने के लिए उत्पादक को विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी व्यक्ति कोई चीज बनाना चाह रहा है, जैसे कि मैं रुई से कपड़ा बनाना चाह रहा हूं, तो मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे साधनों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि 5 साधन मुख्य रूप से बताए गए हैं। पहला है जमीन, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहस। मुख्य रूप से इन 5 साधनों की हमें जरूरत पड़ती है। इनको हम आने वाली स्लाइड में डिटेल में समझेंगे। उत्पत्ति के सभी साधन, ये जो हमने 5 साधन देखे हैं, उत्पत्ति के सभी साधनों के संयुक्त और सम्मिलित प्रयास से ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। इन सब चीजों का आप यूज करोगे सम्मिलित रूप से, तभी आप उत्पादन कर सकते हो, कोई चीज बना सकते हो। उत्पादन का उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में विभाजन ही वितरण कहलाता है। ये वितरण क्या होता है, जो कि हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। वितरण मतलब ये जो विभिन्न साधन है, उसको उत्पादन से जो भी पैसा मिला है या उत्पादन करने के लिए इन चीजों का जितना भी यूज हुआ होता है अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से, उसे ही क्या कहलाता है? वितरण कहा जाता है। अन्य शब्दों में उत्पादन के विनिमय से प्राप्त आय का उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में विभाजन करना ही वितरण कहलाता है। आपने कोई चीज बनाई, आपने कोई उत्पादन किया, उसको विनिमय करके बेच के जो भी पैसा कमाया, फिर इसको उत्पत्ति के अलग अलग साधनों में सही तरीके से बांट दो, तो उसे क्या कहा जाता है? वितरण कहा जाता है, उसे वितरित किया जाता है। अब ये तो थी आर्थिक क्रियाएं और उसके भाग। अब देखते हैं अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं मतलब जिनसे पैसे नहीं कमाए जाते हैं, जिनका हम मुद्रा में मापन नहीं करते हैं। तो सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य, शारीरिक आवश्यकता, देश प्रेम, स्नेह आदि भावनाओं से प्रेरित होकर संपादित किया जाने वाला कार्य, साथ ही लोगों द्वारा मंदिर में की जाने वाली प्रार्थना, ये सारे काम क्या है? ये गैर आर्थिक क्रिया है, अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाती है। तो इस प्रकार की गतिविधियों का मौद्रिक मूल्यांकन संभव नहीं होता है। पैसे में इनकी कीमत आप नहीं लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है तो आप उसकी कीमत पैसे में नहीं लगा सकते हो। तो ये सारी काम क्या कहलाएंगे? अनार्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर बच्चों द्वारा खेलना, बच्चे कोई खेल रहे हैं
तो बदले में उन्हें कोई पैसा तो नहीं मिलेगा, वो अपने आनंद के लिए खेल रहे हैं, तो ये अनार्थिक क्रिया है। गृहिणी द्वारा स्वयं के परिवार के लिए किया जाने वाला कार्य, घर में जो स्त्रियां होती हैं, जो गृहिणी होती है, वो अपने परिवार के लिए जो काम करती है वो भी अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगी। व्यक्ति द्वारा सामाजिक कार्यों में योगदान करना, यह सब क्या है, अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। तो आर्थिक क्रिया जिनसे पैसा कमाया जा सकता है, और अनार्थिक क्रिया मतलब जिनको मुद्रा में मूल्य करना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं और कुछ पाठगत प्रश्न देखते हैं। पाठ के बीच में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी हमने जो चीजें पढ़ी है उसी पर आधारित ये कुछ आसान से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है? हमने देखा था मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत सारे कार्य करता है जिन्हें मानवीय क्रियाएं कहा जाता है। तो मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्रियाएं करता है जिसे मानवीय क्रियाएं कहा जाता है। मानवीय क्रिया कितने प्रकार की होती है, यह दूसरा क्वेश्चन है। मानवीय क्रिया हमने देखा दो प्रकार की होती है, एक तो आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया है। तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया कितने भागों में बांटी जा सकती है? हमने देखा था कि आर्थिक क्रियाओं को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण। इसको हमने आराम से समझा भी था। चौथा क्वेश्चन है, अनार्थिक क्रियाओं का एक उदाहरण लिखें। अनार्थिक क्रिया मतलब जिसको पैसे में मापा नहीं जा सकता है, जैसे कि बच्चों द्वारा कोई खेल खेलना, ये अनार्थिक क्रिया का एक उदाहरण है। तो आज की क्लास को हम यही थामेंगे। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।